1991 की अगर मैं बात करूं तो $1 की जो कीमत थी वो लगभग 23 रुपए के आसपास थी। आज वही रुपया डॉलर के मुकाबले 95 रुपए के आसपास तक आ चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि रुपया आज गिरा या कल गिरा। असली सवाल यह है कि रुपए के पीछे जो 35 सालों से लगातार कमजोर हो रहा है और होता गया है, क्या आरबीआई क्या आरबीआई रुपए को बचा सकता है? या फिर मैं करेंसी की बात करूं तो करेंसी की जो स्ट्रेंथ है, क्या उसका रिलेशन ऑयल इंपोर्ट से है? क्या उसका रिलेशन एक्सपोर्ट से है? क्या उसका रिलेशन हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है या फिर टेक्नोलॉजी से? आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि रुपए की जो वीकनेस है, फॉरेक्स मार्केट की कहानी नहीं है सिर्फ, ये इंडिया के ग्रोथ मॉडल की कहानी है, एनर्जी डिपेंडेंसी और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की कहानी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके पीछे के क्या कारण थे और आगे वीडियो में बढ़ते हैं। सबसे पहले द रियल प्रॉब्लम। द रियल प्रॉब्लम इज नॉट टूडेज रुपी फॉल। मतलब आज जो रुपया गिर रहा है, आप न्यूज में सुन रहे हैं कि काफी समय से तेजी से गिर रहा है, पर अगर आप देखें ये चीजें, आप देखिए 23 रुपीज 1991 में, 46 पर डॉलर 2006 में, 85 पर डॉलर 2025 में और आज लगभग 95 2026 में। अब ये नंबर क्या बताते हैं? मतलब न्यूज डिबेट पे आप जब फोकस करोगे तो आपने देखा होगा आज रुपया गिरा, कल रुपया फिर गेन हुआ और ये सारी चीजें। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रहे हो तो हम भी लगातार इसकी अपडेट्स डालते हैं जो आपको एक इकोनॉमिक्स के सेंस में समझदारी प्रोवाइड करेगी। तो आपने वहां भी देखा होगा किसी दिन ऊपर जाता किसी दिन नीचे आता। बट इकोनॉमिस्ट क्या बात करते हैं? इकोनॉमिस्ट बात करते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है ना? ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या दिखाता है? और लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखाता है कि ग्रेजुअली अगर हम 1991 से देखो 2026 तक, तो हमारा जो रुपए टू डॉलर रेशो है वो गिरा ही है। मतलब आप इमेजिन करो कि एक स्टूडेंट है जिसने सेमेस्टर 1 में 90% स्कोर किया, है ना, दूसरे सेमेस्टर में 85% स्कोर किया, फिर तीसरे सेमेस्टर में 80%, चौथे सेमेस्टर में 75%, 70%, 60% एटसेट्रा। तो इशू क्या है? इशू एक एग्जाम नहीं है या एक पेपर नहीं है। इशू क्या है कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो क्यों हो रहा है ना? वैसे ही अगर हम इकोनॉमिस्ट की बात करें तो इकोनॉमिस्ट भी ना स्ट्रक्चरल करेंसी मूवमेंट्स को फॉलो करते हैं। 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस की अगर मैं बात करूं तो इंडिया ने बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस को, है ना, वो फेस किया था। उसके फेस करते ही हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, डॉलर एंड अदर, वो काफी कम हो गए थे, ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो गए थे, 15 दिन के बचे थे। तब हमें रुपी को डिवैल्यू करना पड़ा था क्योंकि उस टाइम हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फॉलो करते थे। बस बट पोस्ट लिबरलाइजेशन की जो रियलिटी है ना वो अलग है। 1991 के बाद क्या हुआ? इंडिया ने मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच अपनाई। मार्केट ओरिएंटेड एक्सचेंज रेट अप्रोच का मतलब है कि जो रुपया है वो अब इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस्ड बाय काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि ट्रेड फ्लो हो गए, है ना, कैपिटल फ्लो हो गए, ग्लोबल मार्केट्स के रिएक्शन हो गए, ये सारी चीजों के हिसाब से, है ना, रुपए पे इफेक्ट आने लग गया। तो जो एक कमजोर करेंसी होती है ना, उसका कमजोर करेंसी का साइन ये नहीं है कि हम एक एक करेंसी हमारी एक फेलियर है। काफी सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनका ग्रेजुअल डिप्रिसिएशन हुआ है ना, इन्फ्लेशन वहां हाई रहता है ना, एडवांस इकोनॉमी के कंपैरिजन में ये भी एक रीजन है ना। ग्रोथ उनकी जो है, उस ग्रोथ को हासिल करने के लिए इंपोर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो भी चीजें आउटफ्लो होता ही होता है। और कैपिटल भी चाहिए होती है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, कब आती है? जब डेप्रिसिएशन एक्सेसिव हो जाता है ना। अब क्यों ये मैटर करता है? क्योंकि पहला है कॉस्टलियर ऑयल इंपोर्ट्स। सबसे पहले इंडिया के इंपोर्ट रिक्वायरमेंट आपको पता ही है, 85% के आसपास हमारी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट है जो कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी है। तो मतलब अगर डॉलर भी बढ़ा तो भी हमको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, है ना। 80 रुपए से 95 हो गया मान लीजिए, सिर्फ डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से, तो भी हमको हर डॉलर पे 15 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहे हैं। तो ऑयल प्राइस अगर सेम रहेगा तब भी ये प्रॉब्लम है ना। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ से समझनी होगी। वैसे ही क्रूड ऑयल प्राइस अगर आप देखेंगे, अभी अभी वॉर का जो ट्रूस हुआ है उसमें $80 के आसपास आ गए, बट डिफरेंस वहां से भी क्रिएट होता है। दूसरा, हायर इन्फ्लेशन। मतलब जो भी इंपोर्ट है हमारे एक्सपेंसिव है, जैसे क्रूड ऑयल है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है ना, सेमीकंडक्टर चिप्स है, मशीनरी है, फर्टिलाइजर है, ये सारी चीजें भी एक्सपेंसिव है। मतलब सिंपल है कि जो भी हम स्मार्टफोन बना रहे हैं, अगर उसको बनाने के जो आइटम्स हैं, इनपुट्स हैं, वो कॉस्टलियर हो जाएंगे तो ऑब्वियसली स्मार्टफोन भी कॉस्टली हो जाएगा, है ना। फिर परचेसिंग पावर कम हो जाती है। मतलब अब इंडियंस कम गुड्स खरीद पाएंगे, है ना, फॉरेन गुड्स स्पेशली।
तो ये भी एक परचेसिंग पावर रिड्यूस हो जाती है ना, क्योंकि जैसे फॉरेन एजुकेशन है, अब रुपया डिप्रिशिएट होगा तो फॉरेन एजुकेशन महंगी होगी, क्योंकि इंडिया में रुपए कमा कर डॉलरों में फीस भरते हैं लोग यूएस जाके अगर पढ़ते हैं तो, है ना। सेम वे अदर करेंसी के साथ भी है। फिर अगर आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं तो भी एक्सपेंसिव हो जाता है ना, या फिर इंपोर्टेड गैजेट्स मंगाते हैं तो भी एक्सपेंसिव हो जाता है। मतलब सिंपल सी चीज है कि ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर एक्सपेंसिव फॉरेन डेट है ना। अब डॉलर में खरीदना है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड रशियन ऑयल खरीदती है, बट अगर उन्होंने लोन यूएस से ले रखा है तो भी उनको जो रीपेमेंट है उसमें ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं है। अब ये ग्लोबल एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो अर्जेंटीना, टर्की, श्रीलंका सभी ने ही कहीं ना कहीं डॉलर डिनोमिनेटेड डेट की वजह से प्रॉब्लम फेस किया। फिर आ जाता है लोअर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। रीजन उसका सिंपल है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को अनप्रेडिक्टेबल करेंसीज पसंद नहीं है। इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि अगर अर्निंग 10% की है और इंडिया में की, और बाकी करेंसी एक्सचेंज रेट और इन्फ्लेशन इस सब के चक्कर में 10% का जो रिटर्न है वो भी नहीं मिला, तो इंडिया एक फेवरेबल इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं, डेस्टिनेशन नहीं रहता है। तो करेंसी स्टेबिलिटी यहाँ भी इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे कैसे इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को भी वापस ला सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। मतलब जो इशू है ना आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का नहीं है, बट वो लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इरोजन की बात है ना। तो करेंसी रेयरली बिकम्स स्ट्रांग, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऐसा नहीं है कि उसको डिफेंड करते रहे। वो स्ट्रांग इसलिए बनती है क्योंकि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हमारे स्ट्रांग रहते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज ड्राइविंग रूपी वीकनेस। रूपी की वीकनेस के पीछे का कारण समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला एक्सटर्नल प्रेशर। अभी मैंने आपको समझाया हैवी डिपेंडेंसी ऑन ऑयल इंपोर्ट। तो जो जो कंट्रीज हैं अगर वो ऑयल पे डिपेंडेंट हैं तो कहीं ना कहीं आप देखोगे उनकी करेंसी पे प्रेशर आ ही जाता है। तो इंडिया के साथ भी यही है। लगभग 130 बिलियन यूएस डॉलर हम एनुअली क्रूड ऑयल में खर्चते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है ये, है ना। तो एनर्जी की डिपेंडेंसी करेंसी की डिपेंडेंसी बना देती है ना। फिर हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज डॉलर डिमांड। अब किसी भी तरह से ऑयल में ट्रेजेडी आ गई, है ना, प्राइसेस बढ़ गए ऑयल के, तो इंडिया को वही ऑयल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर देना पड़ेगा। सेम हमने अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की क्राइसिस के टाइम भी देखा, रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखा था। फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स विड्रॉल ऑफ कैपिटल। मतलब इंडिया ग्लोबल कैपिटल पे डिपेंड करता है, मतलब बाहर से पैसा आएगा तो हमारे जो इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है ना, उसको हम फंड कर पाएंगे उस गैप को। पर अगर ग्लोबल कैपिटल हमारे यहाँ नहीं आई, जैसे एफडीआई है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल है और एफआईआई है वो पोर्टफोलियो है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, तो जैसे ही ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है जो स्टॉक मार्केट का कैपिटल होता है फॉरेन कैपिटल वो उड़ के बाहर चला जाता है। इसीलिए सरकार डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को प्रमोट कर रही है कि घर का पैसा घर में ही रहेगा। प्लस सरकार एक्सपोर्ट्स को भी प्रमोट कर रही है जिससे कि हम डॉलर अर्निंग बढ़ा सकें अपनी। ठीक है, यही 2013 में भी हुआ था, टेपर टेंट्रम हुआ था जब, है ना, फेडरल रिजर्व ने कहा था कि हम रेट बढ़ा सकते हैं, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी हम टाइट कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा एफपीआई आउटफ्लो हमको देखने को मिला था और रुपया काफी गिर गया था, है ना। अभी वेस्ट एशिया में भी देखा, है ना, सारे सेफर एसेट की तरफ चले गए। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट अभी ज्यादा भी है, तो इंडिया इंटरेस्ट रेट बढ़ा के भी वो अट्रैक्टिवनेस को हासिल नहीं कर सकता। फिर वीक एफडीआई इनफ्लो, है ना। एफडीआई क्यों जरूरी है? क्योंकि ये स्टेबल कैपिटल होता है, एक बार आ गया तो रुकता है, लंबा चलता है, टेक्नोलॉजी लाता है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है ना। अगर कंट्रीज की मैं बात करूं तो वियतनाम ने काफी ज्यादा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एफडीआई अट्रैक्ट किया है अभी अभी, क्योंकि चाइना+1 की स्ट्रेटेजी के तहत बाकी दुनिया वियतनाम को देख रही है एज एन ऑल्टरनेटिव। फिर है स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर का एनवायरनमेंट। मतलब यूएस डॉलर अभी भी वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है, ऑल दो कम हो गई है, 88% वर्ल्ड ट्रेड ही हो रहा है उसमें, धीरे धीरे कम हो रहा है, डी डॉलराइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और इंडिया चाइना रशिया भी यही चाहते हैं कहीं ना कहीं। बट अगर आप अभी भी देखो तो 58% जो ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व है ना वो आज भी डॉलर में रखे जाते हैं। मतलब ये मोस्ट कमोडिटी ट्रेड इसी से होता है ना। तो यूएस फेडरल रिजर्व अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो डॉलर स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट की करेंसी वीक होती है, डॉलर स्ट्रेंथ होता है, और डॉलर में इन्वेस्टमेंट लोग अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। अब सिंपल सी बात है, जैसे ही करेंसीज, अगर आप कमजोर करेंसी की बात देखो अभी रिसेंटली तो जापानीज येन, है ना, कोरिया का वॉन और यूरो और टर्किश लीरा, ये सब भी, मतलब ये सिर्फ इंडिया का फिनोमेना नहीं है, बाकी कंट्रीज की करेंसी ने भी डिप्रिसिएशन देखा है। ठीक है, अब करंट सिचुएशन क्या कहती है? करंट सिचुएशन कहती है कि जो ऑयल प्राइसेस है ना ड्यूरिंग वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, है ना, ये इस वजह से हुआ है। तो इंपोर्ट बिल बढ़ गया, इन्फ्लेशन की रिस्क बढ़ गई और डॉलर की डिमांड बढ़ गई, ये तीनों चीज हो गई, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई, है ना। तो ऑयल शॉक जब भी लगता है 1970s में, कल के वीडियो में भी हमने समझा था, क्योंकि रोज मैं आपके लिए 8 बजे वीडियोस लेके आता हूं, तो कल के वीडियो में भी हमने काफी चीजें समझी थी इसी बारे में।
फिर एफपीआई का आउटफ्लो है वो एक्सेलरेट हो गया, जो कि मैंने बताया, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट था अब वो सेफर एसेट की तरफ जा रहा है, जैसे यूएस की ट्रेजरी हो गई है ना, यूएस गवर्नमेंट तो नहीं डूबेगी, ऐसा इन्वेस्टर का मानना है। जब यूएस की गवर्नमेंट डूब गई तो मतलब आप सोचो दुनिया में कुछ भी डूब सकता है। गोल्ड और डॉलर एसेट्स है उनकी तरफ, तो जैसे ही अनसर्टेन टाइम्स आएंगे कैपिटल सेफ्टी की तरफ भाग जाता है। फिर ट्रेड डेफिसिट अभी भी हमारा एलिवेटेड है, कल हमने समझा था 2.1 के आसपास है, बट 2 से 2.5 के बीच में कंफर्टेबल है। और ये सब इसीलिए हो रहा है कि ऑयल की वजह से, गोल्ड की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से, मशीनरी की वजह से। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपील भी की थी कि आप कम से कम गोल्ड खरीदें, है ना, कम से कम तेल डला है, मतलब अननेसेसरी हो तो ना जाए। तो ये सारी चीजें अब चाइना से कंपेयर करें तो चाइना हमेशा ट्रेड सरप्लस रन करता है, क्योंकि वो दुनिया के लिए मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके एक्सपोर्ट ज्यादा है ना। तो इंडिया के पास जनरली ट्रेड डेफिसिट ही चलता है, तो परसिस्टेंट डेफिसिट भी करेंसी पे लॉन्ग टर्म प्रेशर बनाता है, जो कि हमने देखा 1991 से 2026 तक। अब एक करेंसी अगर वीक होती है डॉलर के, है ना, मतलब अगर आप समझो अ करेंसी सपोज फॉर एग्जांपल वीकेंस व्हेन डॉलर्स लीव फास्टर देन दे एंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपको समझने के लिए। मतलब डॉलर इंडिया में जिस स्पीड से आ रहा है उस स्पीड से ज्यादा स्पीड से वो बाहर जा रहा है, तो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, आगे वाली स्लाइड में समझते हैं। 4 बिग रिफॉर्म जो इंडिया को जरूरत है। पहला है एनर्जी सिक्योरिटी। इसीलिए आप देखोगे इथेनॉल को लेके, है ना, और बायोगैस, हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, सबको लेके चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म ऑयल सप्लाई के अग्रीमेंट्स कर लेने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब अपना अग्रीमेंट रहेगा ही रहेगा। तो इस वजह से भी हम, मतलब गल्फ वॉर में कुछ हो तो इंडिया का इंपोर्ट बिल एक्सप्लोड ना हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कोलैप्स ना हो, है ना। ऐसे ही तो रुपी अभी जो है ना वो सीवियर प्रेशर में इसी वजह से आया था। हमें स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स भी यूज करने हैं और उनको बढ़ाना भी है। मतलब अभी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होते हैं जब कंट्री में पूरा तेल खत्म हो जाए तब वो यूज किए जाएंगे, है ना? तो ऑयल शॉक लगता है तो हमको वो काम भी आ जाएगा, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब आ जाते हैं कि जैसे कि हम रशिया की बात कर लें यहाँ पे, है ना, लॉन्ग टर्म ऑयल सप्लाई एग्रीमेंट में हम रशिया, यूएई, है ना, सऊदी अरेबिया, क्योंकि ये दो कंट्री है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट उतनी नहीं है। ऑल तो बहुत पास है यूएई, बट ओमान के रास्ते आप देखोगे या यूएई के रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास किया जा सकता है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स मैंने बताया कि चाइना के पास 90 दिन का है, जापान के पास 75 दिन का है ना। इंडिया ने अभी अभी बढ़ाया है, तो पहले 9-10 दिनों का था, अब लगभग 30 दिन तक हम पहुंच गए हैं। फिर डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन बढ़ाओ। देखो कहाँ कहाँ इंडिया में, चाहे छोटे ही स्मॉल शेयर हो बट स्टिल, है ना, डीप वाटर एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा, ऑफशोर फील्ड में देखना पड़ेगा, नेचुरल गैस का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो जहां जहां इंडिया में है वहां पे हम एक्सप्लोर करें, थोड़ा ही सही बट 5-10% भी कंट्रीब्यूट कर दिया तो बहुत बड़ी बात है ना। फिर दूसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग पुश, मतलब इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करनी है। तो ठीक है, हम ऑयल की डिपेंडेंसी नहीं कम कर पा रहे, दूसरी चीजों की कर ले जिससे हम डॉलर बचा पाए, है ना। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पुश करना है, उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, है ना, उससे क्या होगा, जॉब्स बढ़ेंगी, उससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे बढ़ेंगे, ज्यादा डॉलर आएगा, है ना। फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग अगर करते हैं, 2001 की बात करूं जब से चाइना ने डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन किया था, है ना, तो जब से चाइना को काफी फायदा हुआ है। मतलब डब्ल्यूटीओ चाइना ने ज्वाइन किया, लोग सोचे कि दुनिया को फायदा होगा, पर सबसे ज्यादा फायदा चाइना को हुआ है। मैंने एक वीडियो में इसको कवर भी किया हुआ है ना। तो फैक्ट्रीज, पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, सप्लाई चेन, ये सब चीजें चाइना ने करके दिखाई, और चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया, इसीलिए ट्रेड सरप्लस भी चलता है, और उसकी करेंसी ने स्ट्रेंथ भी गेन किया अगेंस्ट डॉलर्स। तो इसीलिए वो डेलिबरेटली डेप्रिशिएट करते रहते हैं, डीवैल्यू करते रहते हैं, है ना। तो जिस वजह से उनके एक्सपोर्ट्स भी, है ना, कॉम्पिटिटिव रहे। फिर इंडिया को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, ये भी करना है। तो जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंसी अभी किस किस पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे है, सेमीकंडक्टर पे है, सोलर पे है ना, क्रिटिकल मिनरल्स पे है। तो स्मार्टफोन की असेंबली होती है इंडिया में, बट कंपोनेंट्स तो बाहर से ही आते हैं, है ना। मतलब सिंपल सी चीज है कि आप एक रेस्टोरेंट तो चला रहे हो बट सारे इंग्रेडिएंट्स आप बाहर से मंगाते हो। कोई भी चीज ऊपर नीचे हो गई, महंगी हो गई, तो आपको मेन्यू में प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे, और प्राइस बढ़ाओगे तो आपके रेस्टोरेंट में लोग नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप समझो ये एक प्रॉब्लम हमारे लिए है। फिर एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है, जैसे हम फार्मा वर्ल्ड कहा जाता है हमें। आईटी सर्विसेज है, अभी एआई का खतरा है उस पे, पर आईटी में भी हमको आगे बढ़ना है ना, मॉडल चेंज करना है। फिर इंजीनियरिंग गुड्स की बात कर लें, है ना, केमिकल्स की बात कर लें, है ना। तो ये सारी चीजें हैं।
फ्यूचर अपॉर्चुनिटी क्या कहती है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, इन सब पे इंडिया को फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हमने देखा था, अगर हम फॉरेन पे किसी पे भी डिपेंडेंट होते तो हमारा साथ कोई नहीं देता। पाकिस्तान का साथ टर्की ने भी दिया, कहा जाता है चाइना ने भी दिया, बहुत सारी चीजें थी, है ना। तो हमारा साथ कौन देगा, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसीलिए जरूरी है क्योंकि कंट्रीज लाइक वियतनाम हो गई, इंडोनेशिया हो गई, यार मैक्सिको हो गई, ये सब में ना बिजनेस करना आसान है ना। तो ये कंट्रीज कंपीट कर रही है इंडिया से और इन्वेस्टमेंट को ले भी जा रही है। तो कस्टमर को क्या चाहिए, जैसे आप एक कस्टमर हो, बाजार में जाते हो, आपको क्या चाहिए कि आसानी से, है ना, मोस्ट रिलायबल आपको प्रोड्यूसर मिल जाए या सेलर मिल जाए जिसके पास से आप खरीद सकते हो। तो इन्वेस्टर भी वैसे ही बिहेव करते हैं। तो जो कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज होती है ना, वो ज्यादा से ज्यादा कैपिटल को अट्रैक्ट करती है, और प्रोटेक्टेड इकोनॉमीज क्या होती है, वो इनएफिशिएंट होती हैं। आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी लीडरशिप की बात करते हैं, है ना। अभी तक क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज कैसे होती हैं, जो कंट्रीज हाई वैल्यू टेक्नोलॉजी अपनाती है। मतलब आज यूएस में भले ही कुछ प्रोड्यूस नहीं होता, है ना, सारा प्रोडक्शन बाहर है, सारे मैन्युफैक्चरिंग, बट इनोवेशन, डिजाइनिंग, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग आज भी यूएस में ही होती है ना। तो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, एआई देखो, सॉफ्टवेयर देख लो, है ना, सेमीकंडक्टर देख लो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये सब यहीं से। साउथ कोरिया ने सैमसंग बनाया, हिंडाई सेमीकंडक्टर सिस्टम, ताइवान में टीएसएमसी बनाता है, चिप्स बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चिप मैन्युफैक्चरर भी है। तो एआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट है ना। और ये एआई जो अभी न्यू इलेक्ट्रिसिटी बनते जा रहा है ना। तो जैसे बिजली का आविष्कार हुआ था सबसे पहले, तो क्या होता, पहले दिन दिन में काम होता था, फिर अब 24 घंटे काम होने लग गया। तो कंट्रीज जो एआई में लीड कर रही है ना, वही फ्यूचर की प्रोडक्टिविटी गेन भी करेंगी। जैसे इंटरनेट एक्सेस है, जिसके पास है उसके पास ग्रोथ है ना, वैसे ही एआई के साथ भी है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की बात करते हैं, है ना। ये भी हम कई बार अलग अलग एक एक वीडियो में सेमीकंडक्टर की पूरी बात कर चुके हैं। पर स्मार्टफोन हो गया, कार, डिफेंस सिस्टम, डेटा सेंटर, सबको सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की जरूरत है। तो ग्लोबल चिप अगर शॉर्टेज होती है, जो कोविड-19 के टाइम भी हुई थी, तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो इंडिया भी इसमें आत्मनिर्भर भारत बनने की कोशिश करे। और फिर डीप टेक इनोवेशन की बात कर लें, जैसे रोबोटिक्स हो गया, है ना, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, एडवांस मिनरल्स हो गए, मतलब एडवांस मटेरियल्स हो गए जो मिनरल्स निकालते हैं। तो ये सारी चीजें भी इनोवेशन जरूरी है। मतलब इंडिया जो है ना, वो नेचुरल रिसोर्सेस की हेल्प ले रहा है, हेल्प से बन रहा है। बट अभी अगर हम टेक्नोलॉजी में अगर आगे बढ़ते हैं तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग चीजें हैं, है ना। जैसे इसराइल ने क्या किया, इसराइल ने डीप टेक इनोवेशन में बहुत कुछ किया। उनके पास पानी नहीं था तो उनने एग्रीकल्चर को भी इनोवेट किया, है ना, इरिगेशन है ना। फिर आ जाते हैं स्टेबल कैपिटल फ्लोज पे, मतलब हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते रहना है, इसी वजह से हमारा रुपया स्ट्रांग होगा। बेस्ट टाइप ऑफ कैपिटल क्या है, एफडीआई। इंडिया में फैक्ट्रीज लगवाओ, जितनी बाहर से कंपनी बुला सकते हो एफडीआई में फैक्ट्रीज लगवाओ, जॉब्स क्रिएट होंगी उससे, हर तरीके की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंडिया से माल बाहर जाएगा, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट जो इतने टाइम से चल रहा है वो भी कम हो जाए। तो वियतनाम में जो मैन्युफैक्चरिंग बूम आया है ना, वो भी एफडीआई की वजह से आया है। मतलब आप समझो, आपने एक घर खरीदा, है ना, घर खरीदना एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, स्टॉक्स खरीदना एक छोटा कमिटमेंट है। तो आप बताओ किस में आपका पैसा ज्यादा देर तक लॉक रहेगा, घर में ही रहेगा ना लॉक, कि स्टॉक मार्केट का पैसा निकाला जा सकता है। तो वैसे ही अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगेंगी तो हमारी डिपेंडेंसी हॉट मनी पे कम हो जाएगी। हॉट मनी मतलब दे एंटर क्विकली एंड एग्जिट क्विकली, है ना। तो क्राइसिस जैसी आती है वैसे ही पैसा, वो शेयर सेल करते हैं और निकल जाते हैं। तो स्ट्रॉन्गर करेंसी जो है ना, वो स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं कि रोड टू अ स्ट्रॉन्गर रूपी क्या करना होगा, कैसा रास्ता दिखता है, क्या चीज है जो करेंसी को स्ट्रेंथन करती है। सबसे पहली चीज है एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, जिससे कि डॉलर आएगा हमारे, है ना। चाइना ने यही किया। इंडिया की अपॉर्चुनिटी किस किस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इंडिया की अपॉर्चुनिटी डिफेंस में है, इंडिया की अपॉर्चुनिटी ग्रीन टेक्नोलॉजी में है ना, फार्मास्यूटिकल में है, ये सारी चीजें हैं, है ना। फिर स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस की बात कर लेते हैं, मतलब वैल्यू एडिशन यहाँ बनना है ना। जर्मनी, साउथ कोरिया, चाइना, ये जापान, ये सारी कंट्री मैन्युफैक्चरिंग बेस पे ही बनी है। इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनना चाहता है, मतलब कोई एक प्रोडक्ट 4 स्टेज से गुजरता है, तो इंडिया चाहता है कि एक स्टेज इंडिया बन जाए, जिससे कि स्ट्रेटेजिकली हम और पावरफुल हो जाएंगे और दुनिया में हमारी थोड़ा बोलबाला रहता है ना। फिर एनर्जी इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो ऑयल इंपोर्ट हमको कम करना है। तो यूएस है जो कि, है ना, एक बार 1970s में जो उनकी स्टैगफ्लेशन हुई थी, ऑयल क्राइसिस आई थी, उसके बाद से यूएस ने कभी एनर्जी डिपेंडेंसी अपनी किसी और को नहीं दी। तो जैसे जैसे अगर हमारे ऑयल इंपोर्ट्स कम होंगे,
वल्नरेबिलिटी कम हो जाएगी। 2014 में शेल गैस का रेवोल्यूशन भी आया था यूएस में, जिससे वो भी कम हुआ, इससे ऑयल प्राइसेस पूरा टाइम क्रैश ही रहे 2-3 साल तक। तो इंडिया की अपॉर्चुनिटी क्या है? सोलर में काम करो, ग्रीन हाइड्रोजन में काम करो, बायोफ्यूल्स में, न्यूक्लियर में, है ना, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में। तो इथेनॉल का जो पेट्रोल ला रहे हैं, ये सारी बात उसी से चल रही है। तो मतलब अगर हम ईवी पे शिफ्ट होते हैं तो वो ईवी की एनर्जी पूरी अगर इंडिया में बनेगी तो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर इंपोर्ट डिपेंडेंसी से हट जाएगा। फिर टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिटिवनेस की बात करते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स को बनाती है। जैसे इंडिया सॉफ्टवेयर बनाता है ना, एआई सॉल्यूशंस देने की कोशिश में, पेटेंट से। अब ये सारी चीजें यूएस में इन्वेंट हुई है, इसलिए यूएस पहले से आ गया। तो रादर देन फिजिकल गुड्स, हम अगर इन गुड्स पे भी काम करेंगे तो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्यूचर बिलोंग्स टू जिसके पास नॉलेज होगी, है ना, और नॉलेज एक्सपोर्ट्स करेंगे, मतलब सिर्फ सामान नहीं, नॉलेज को। स्टेबल एफडीआई फ्लो, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, है ना। फिर आ जाता है पॉलिसी प्रिडिक्टेबिलिटी में, मतलब इन्वेस्टर्स को सर्टेनिटी पसंद है, सरकारें बदले ठीक है, बट पॉलिसी हमारी सेम रहे, हमारा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल कम हो, करप्शन कम हो, हर स्टेज पे पैसे ना खिलाने पड़े हर चीज को अप्रूव कराने के लिए। तो जैसे लोग हैं, लोग क्या चाहते हैं? आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको एक स्टेबल जॉब चाहिए। तो अनप्रिडिक्टेबल इनकम स्ट्रीम तो किसी को नहीं पसंद आती ना। तो इसी इन्वेस्टर्स को भी एक प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट पसंद आता है, ठीक है। जैसे सिंगापुर, यूएई है, इन्होंने लगातार अच्छा हाई कैपिटल अट्रैक्ट किया क्योंकि इनके रूल्स और रेगुलेशन सेम थे। अब वो कंट्रीज ऐसी थी, सिंगापुर है, काफी टाइम तक उनके फाउंडर ही प्रेसिडेंट रहे, है ना। यूएई है, वहां पे डिक्टेटरशिप है, पर ये सारी चीजें से लीडरशिप सेम रहती है। पर अगर पॉलिसी ऊपर नीचे होती जाए, आप देखो यूएस कितना स्मूथ चल रहा था ट्रम्प से पहले तक, अब ट्रम्प के आते ही प्रॉब्लम में कितनी खड़ी हो गई, बिकॉज अनप्रडिक्टेबिलिटी, है ना। यूएस से रिलेशन खराब होगा, इंडिया से, किसी से भी रिलेशन सही नहीं चल रहे हैं ट्रम्प की वजह से। तो ये एक प्रॉब्लम है ना। बिगर लेसन्स की बात कर लेते हैं, है ना। आरबीआई का इंटरवेंशन जरूरी है, अगर आरबीआई इंटरवीन करेगा तो हमको एक समय मिलेगा एडजस्ट करने के लिए। कैसे इंटरवीन करना? डॉलर बेच के, है ना, फॉरेक्स स्वैप करके, लिक्विडिटी मैनेज करके, है ना। ये टेम्परेरी टूल है, बट ये लाइक पेन किलर है इकोनॉमी के, है ना। तो डिसीज क्योर नहीं होगा, बट शॉर्ट टर्म के लिए तो सही हो जाएगा। फिर रिफॉर्म्स हैं जो लास्टिंग स्टेबिलिटी लाते हैं, मतलब इंडस्ट्री लगाओ, एक्सपोर्ट को स्ट्रेंथ बढ़ाओ, टेक्नोलॉजी की लीडरशिप लो, है ना। फिर आ जाते हैं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अल्टीमेटली डिटरमाइंस करेंसी स्ट्रेंथ। मतलब आपकी एक स्ट्रांग इकोनॉमी है तो स्ट्रांग प्रोडक्टिविटी आती है, उससे स्ट्रांग कैपिटल फ्लोज होते हैं, है ना, स्ट्रांग एक्सपोर्ट होते हैं, और फिर करेंसी स्ट्रांग होती है ना। अब इसका ऐसा नहीं है कि उल्टा है ना, मतलब मैं आपको फिर से समझाता हूं। अगर इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग है, स्ट्रांग इकोनॉमी क्या करती है? स्ट्रांग प्रोडक्टिविटी लाती है, स्ट्रांग प्रोडक्टिविटी स्ट्रांग एक्सपोर्ट्स लाती है, ठीक है। और स्ट्रांग एक्सपोर्ट्स जो हैं वो स्ट्रांग कैपिटल इनफ्लोज लाते हैं, और स्ट्रांग कैपिटल इनफ्लोज स्ट्रांग करेंसी बनाते हैं, है ना। तो इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट। तो रुपया जो है ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बन सकता है अगर इंडिया की प्रोडक्टिव कैपेसिटी स्ट्रांग हो गई तो, है ना। मतलब सिंपल है कि गोल हमारा ये नहीं है कि हम कैसे रुपया को डिफेंड करें जब भी क्राइसिस आए। गोल हमारा है कि हम इकोनॉमी को इतना स्ट्रांग बना दें कि रुपया नेचुरली वो स्ट्रेंथ दिखाए। तो अगर विकसित भारत 2047 का हमारा टारगेट है, तो वो सिर्फ जीडीपी ग्रोथ से नहीं है ना, वो कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर से भी है ना, बिजनेसेस से भी है, सिटीजन से भी है, इंडिया की करेंसी से भी है, इंस्टीट्यूशन से भी है, और प्रोडक्टिव कैपेसिटी से भी है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि ये जो रुपया गिर रहा है वो उसमें सरकार की गलती है, ग्लोबल इश्यूज हैं? ऐसा पहले भी हुआ है, तब भी सरकारों को ब्लेम किया गया है, पर एक्सटर्नल सिचुएशन अभी भी नहीं सुधरी है और इंस्टीट्यूशंस हमारे अभी भी वीक है। तो आपका क्या कहना है कि इस पे सरकार को क्या करना चाहिए? आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और रोज हम 8 बजे मिलते हैं, 8 PM, है ना। तो 8 PM पे मिलेंगे, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जब बताते हैं ना, तो मुझे समझ में आता है कि इस देश का यूथ क्या सोच रहा है। तो मेक श्योर दैट यू ड्रॉप अ कमेंट। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।